हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप एडवांस हॉस्पिटल बहुत टाइम से सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो आपको पता होगा इट इज एडवांस हॉस्पिटल इज अ रिनाउंड सेंटर फॉर एसीएल सर्जरीज। हमारे यहाँ पे पूरे वेस्टर्न इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में वॉल्यूम में एसीएल सर्जरीज होती है एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद में। बट हमारे यहाँ पे एसीएल सर्जरीज के रिवीजन केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। तो आइए डॉक्टर जानते हैं डॉक्टर प्रथमेश जैन से कि रिवीजन एसीएल सर्जरी के पेशेंट्स जब आते हैं तो उनके हम क्या-क्या सॉल्यूशंस, अगर उनको ग्राफ्ट टेयर है तो उनके सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो सर, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जिनका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है बट वो री इंजरी लेके आए हैं। तो सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या रहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो हर ओपीडी में हम कम से कम 2 से 3 पेशेंट इस तरह के देखते हैं कि जिनकी एसीएल सर्जरी हुई है और उसके बाद उनको एसीएल सर्जरी के बाद कुछ न कुछ छोटी-मोटी तकलीफ है, उन्होंने एमआरआई कराया है और एमआरआई में ग्राफ्ट टेयर लिखा हुआ आ रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन ओपीडी प्रेजेंटेशन है, काफ़ी कॉमन मरीज़ जो है हमारे पास आता है। तो मैं एक यूट्यूब के माध्यम से पेशेंट्स को एक सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहता हूँ कि कभी भी अपना एमआरआई रिपोर्ट देख के आप भ्रमित ना हो। कई बार जो है नॉर्मल ग्राफ्ट जो होता है वह भी एमआरआई में ग्राफ्ट टेयर की तरह रिपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर आपके एमआरआई में ग्राफ्ट टेयर लिखा भी है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक स्पेशलाइज्ड रिवीजन एसीएल सर्जन को आपको कांटेक्ट करना चाहिए। हम आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, आपके जो एमआरआई हैं, उसको और क्लिनिकली आपके घुटने को इवैल्यूएट करके और दोनों देखने के आधार पे यह जजमेंट लेते हैं कि एक्चुअल में आपको लिगामेंट की री इंजरी है या नहीं है और एक्चुअल में आपको रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है या तो नहीं है। तो अगर मेरे पास 10 मरीज, जिन मरीजों को एसीएल ग्राफ्ट टेयर ऐसा लिख के एमआरआई में मेरे पास ओपीडी में आते हैं, तो इनमें से 10 में से मैं सिर्फ 4 ही मरीजों को री सर्जरी का एडवाइस देता हूं। बाकी 6 मरीजों को हम फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और अच्छे रिहैबिलिटेशन से ठीक कर सकते हैं। तो एक जो सबसे पहला मैसेज आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं वह यह है कि अपनी एमआरआई देख के भ्रमित नहीं हो, एमआरआई देख के डरे नहीं। कई बार एमआरआई की जो रिपोर्टिंग है टिपिकली रिवीजन केसेस में या ऑपरेटेड केसेस में बहुत एक्यूरेट नहीं होती है। इसीलिए एमआरआई के साथ-साथ पेशेंट का इवैल्यूएशन, पेशेंट की जो इंस्टेबिलिटी है उसका इवैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर, ये बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि पेशेंट्स एमआरआई रिपोर्ट देख के डर जाते हैं कि मेरा बिल्कुल। ग्राफ्ट वापस टेयर हो तो चुका है। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक रिवीजन एसीएल सर्जन से मिले। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आम तौर पे एसीएल सर्जन्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, परंतु रिवीजन एसीएल सर्जन्स, जहाँ पे रिवीजन एसीएल सर्जरी ज्यादा मात्रा में हो रही हो, ऐसे सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में आज भी बहुत ही गिने चुने सेंटर्स हैं जो अवेलेबल है। और सर, अगर एमआरआई पिक्चर में ग्राफ्ट टेयर प्रेजेंटेशन है और क्लिनिकली दोनों में है तो फिर क्या सॉल्यूशंस? तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपके एमआरआई में भी ग्राफ्ट टेयर आ रहा है, आपको क्लिनिकली देखने पे भी हमको ग्राफ्ट टेयर आ रहा है, तो इस यहाँ पे हम एक और जांच आपकी कराते हैं जिसको हम स्कैनोग्राम बोलते हैं। और यह स्कैनोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार जो है आपका अलाइनमेंट एब्नॉर्मलिटीज भी हो जाती हैं जिसके कारण से आपको इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जो चौथी हम चीज कराते हैं वह स्कैनोग्राम है और इसके साथ साथ हम स्लोप इवैल्यूएशन या स्लोप का भी असेसमेंट करते हैं, जहां पे हमको ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पे रिवीजन एसीएल सर्जरी की आवश्यकता होती है। द टीबीएल स्लोप, तो टीबीएल स्लोप भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल की जो नई स्टडीज आई हैं उनमें यह पता लगाया गया है कि जो टीबीएल स्लोप है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक फैक्टर होता है जिसके आधार पे कई पेशेंट्स में जो एसीएल है वो रीटेयर होते हैं और उनको रिवीजन एसीएल प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिकली ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद, री इंजरी के बाद, सिम्टम्स आने के बाद देयर आर सो मेनी टेस्ट टू बी इन्वेस्टिगेशंस टू, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि रिवीजन एसीएल सर्जरी फिर एक साधारण एसीएल सर्जरी जैसी नहीं रहेगी। इसको प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ, प्रॉपर हमको प्लानिंग के साथ और जो जो भी आपकी डेफिशिएंसीज हैं
उसको रूल आउट करने के बाद ही करना पड़ेगा और एक स्पेशलाइज सेंटर में ही करना पड़ेगा। बिकॉज कि उसके साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशंस अटैच्ड हैं यस, कि तो नहीं, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि एसीएल इंजरी के साथ दूसरे लिगामेंट भी टॉर्न हो सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिवीजन एसीएल में हमको कई बार न सिर्फ एसीएल बल्कि अदर लिगामेंट जैसे कि पोस्टीरो लैटरल कॉम्प्लेक्स, लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीनोडेसिस, मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी, एमसीएल रिकंस्ट्रक्शन या पोस्टीरियर ऑब्लिक रिकंस्ट्रक्शन भी हमको साथ में करना पड़ सकता है। तो जो एसेसरी लिगामेंट्स हैं उनकी सर्जरी भी हमको कई बार रिवीजन एसीएल सर्जरी के साथ में करनी पड़ती है, क्योंकि मिस्ड अदर लिगामेंट, अगर जो प्राइमरी सर्जन है उसने दूसरे लिगामेंट को इनिशियली मिस कर दिया है या इग्नोर कर दिया है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है आपकी एसीएल सर्जरी सफल नहीं होने का या रिटेयर होने का। तो सर अगर रीटेयर भी है और नाउ द पेशेंट वांट्स टू गो फॉर इंटरवेंशन, तो क्या क्या इंटरवेंशंस पॉसिबल हैं? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको रिवीजन एसीएल सर्जरी परफॉर्म करनी है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो पेशेंट्स पूछते हैं कि कौन सा ग्राफ्ट यूज करना चाहिए। तो अगर आपका इनिशियली सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट यूज हुआ है, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज हुआ है या पेरोनियस ग्राफ्ट यूज हुआ है तो हम थोड़े से स्टिफर ग्राफ्ट ऑप्शंस की तरफ जाना पसंद करते हैं। इसमें हम आमतौर पे पेशेंट्स को या तो बोन पटेला टेंडन बोन बीटीपी ग्राफ्ट या फिर हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन विद बोन ग्राफ्ट, तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन हम पटेला के बोन के साथ ले सकते हैं। तो उन दोनों के साथ हम लोग जो है ये जो बीटीबी ग्राफ्ट या क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट के साथ जो है हम रिवीजन एसीएल सर्जरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन ग्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ है और वो ज्यादा होती है। इसमें जो क्रीप है, ये जो लेट लेक्सिटी का चांस है वो कम होता है और बोन टू बोन हीलिंग जो होती है वो सॉफ्ट टिश्यू टू बोन हीलिंग से काफी बेहतर होती है। तो अगर हम ग्राफ्ट सिलेक्शन की बात करें रिवीजन केसेस में तो स्टीफर ग्राफ्ट जैसे कि बोन पटेला टेंडन ग्राफ्ट या क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। ऑल्दो कई पेशेंट्स में हम पेरोनियस ग्राफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और आजकल एलोग्राफ्ट ऑप्शंस भी आ गए हैं, परंतु जैसे मैंने आपको बताया मेरा सीक्वेंस हमेशा बीटीबी, क्वाड्रिसेप्स, पेरोनियस और फिर एलोग्राफ्ट, इस तरह से इस सीक्वेंस में रहेगा। और सर ये एलईटी क्या है? सो एलईटी जो है वो हम हाई ग्रेड पिवट शिफ्ट में करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा रोटेशनल इंस्टेबिलिटी है तो हम एलईटी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी केसेस में हम बहुत ही कम केसेस में यह प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, परंतु अगर आपको रिवीजन एसीएल करने की जरूरत पड़ रही है तो हम काफी अधिक मात्रा में एलईटी प्रोसीजर करना पसंद करते हैं, क्योंकि एलईटी प्रोसीजर जो है वो रोटेशनल स्टेबिलिटी काफी अधिक प्रदान करता है, घुटने को जो स्थिरता है वो काफी अधिक प्रदान करता है और इसमें जो पिवट शिफ्ट है उसको हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो रिवीजन सिनारियोज हैं उसमें हम बीटीपी ग्राफ्ट और उसके साथ अगर एलईटी रिकंस्ट्रक्शन है तो दोनों को साथ में कंबाइन भी कर सकते हैं। और सर बीटीबी ग्राफ्ट का कोई स्पेशल इंडिकेशन या कॉन्ट्राइंडिकेशन कि इस पेशेंट में? ऑब्वियसली अगर पहले बीटीबी ग्राफ्ट ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम नहीं कर पाएंगे, उस केसेस में हम क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट ले सकते हैं या दूसरे पेरोनियस ग्राफ्ट वगैरह के लिए हम सोच सकते हैं। परंतु अगर पहले सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट यूज हुआ है तो डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि उन केसेस में जो है ये जो बीटीबी या फिर क्वाड्रिसेप्स बोन वाली सर्जरी जो है वो प्रेफरेबल है। और सर इसके सक्सेस रेट्स क्या है? रिवीजन सर्जरीज के सक्सेस रेट जो होते हैं वो अगर आप अच्छे सेंटर्स में और अच्छे सिनारियोज में परफॉर्म करते हैं तो अराउंड 95% रहते हैं। स्टिल जो सक्सेस रेट है वो प्राइमरी एसीएल सर्जरीज की तुलना में कम है और इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये सर्जरीज आपको स्पेशलाइज्ड सेंटर्स पे करानी चाहिए जिससे आप बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स ले पाए। और सर इसके बाद का जो रिहैबिलिटेशन है वो क्या स्लो रहना चाहिए? तो यूजुअली जो रिहैबिलिटेशन होता है वो नॉर्मल एसीएल सर्जरी की तरह ही रहता है, परंतु स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के आधार पे जो है वो प्राइमरी एसीएल की तुलना में थोड़ा स्लो जो है वो रह सकता है। तो सर स्पेसिफिक आप कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं रिवीजन एसीएल पेशेंट्स? हाँ, तो एक और जो चीज आजकल नई ऐड हुई है रिवीजन एसीएल सिनारियो में, जैसे मैंने आपको बताया ग्राफ्ट चॉइसेस, बीटीबी, क्वाड्रिसेप्स, एसेसरी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, पीएलसी, एलईटी, ये तो सब है ही है। और जो ग्राफ्ट और टनल की जो हमको कैलकुलेशंस करनी होती है वो भी ये होती हैं। कई बार जो है वो टनल वाइडनिंग हो जाती है और टनल वाइडनिंग को हमको एड्रेस करने के लिए 2 स्टेज प्रोसीजर, जिसमें एक बार में बोन ग्राफ्ट और दूसरे बार में कंफर्म प्रोसीजर करते हैं, वो भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो टेक्निकल चीजें तो बहुत सारी हैं, वो हम टेक्निकली देख ही सकते हैं। परंतु एक जो बहुत ही नई चीज ऐड हुई है उसको हम स्लोप करेक्शन ऑस्टियोटमी कहते हैं। स्लोप करेक्शन ऑस्टियोटमी टिपिकली हम उन मरीजों में यूज करते हैं जहां पे जो टिबियल स्लोप होता है वो 12 डिग्री या उससे अधिक होता है और इन पेशेंट्स में एसीएल इंजरीज का चांस ज्यादा होता है, री इंजरीज का चांस है, एसीएल लैक्सिटी का चांस ज्यादा होता है। तो कई बार
फर्स्ट रिवीजन में तो नहीं, परंतु सेकंड रिवीजन में या तो फिर जब बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है और टीबीएल स्लोप 12 डिग्री से अधिक है, तो उनमें हम स्लोप करेक्शन ऑस्टियोटॉमी सर्जरी भी कर सकते हैं। और यह करने से हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्लोप है वो कम होगा, तो जो हमारा रिकंस्ट्रक्टेड एसीएल होता है उस पे जो लोड पड़ता है वो लोड जो है वो काफी कम हो जाता है। तो स्पेसिफिक सिनेरियोज में स्लोप करेक्शन ऑस्टियोटॉमी करके भी हम रिवीजन एसीएल सर्जरीज में बहुत बेहतर रिजल्ट्स जो है वो मरीज को दे सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, काफी टेक्निकल वस्तु है, पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन को देख के हम डिसाइड करते हैं, पर ये एक जनरलाइज्ड जो कंसेप्ट, जनरलाइज्ड बातें हैं जो हमने पेशेंट्स की जानकारी के लिए सर जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनका टीबीएल स्लोप बाय डिफॉल्ट कंजेनाइटली में भी उसमें जो है वो ज्यादा था, तो उन पेशेंट्स में तो पहले फर्स्ट एसीएल सर्जरी ही करेक्शन के साथ यूजुअली स्लोप करेक्शन ऑस्टियोटॉमी अभी भी प्राइमरी एसीएल के साथ करना आज की डेट में भी लिटरेचर वाइज साइंटिफिकली रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका स्लोप 12 डिग्री से अधिक है तो भी प्राइमरी कंडीशन में तो हम एसीएल या प्राइमरी तो हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन ही करते हैं। स्लोप करेक्शन ऑस्टियोटॉमी का रोल रिवीजन सिनारियोज में ही है, जहां पे एसीएल फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार टेयर हो रहा है, टेक्निकल कारण से टेयर हो रहा है या री इंजरी के कारण टेयर हो रहा है, परंतु री इंजरी ज्यादा आ रही है, तो आमतौर पे स्लोप करेक्शन ऑस्टियोटॉमी सिर्फ रिवीजन में ही आज की डेट में इंडिकेशन है। आज की डेट में भी प्राइमरी केसेस में स्लोप करेक्शन ऐड करने के लिए कोई इंडिकेशन एट प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी एसीएल सर्जरी हो चुकी है और अगर आपको री इंजरी का कोई नोन हिस्ट्री है, अगर आपका एमआरआई रिपोर्ट ग्राफ्ट टेयर दिखा रहा है, तो स्पेसिफिकली आप हमें कांटेक्ट करिए। आपका सिलेक्टिव डायग्नोसिस होना, सिलेक्टिव सर्जरी की नीड है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये तय होना, और उसके बाद कौन सी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है ये तय होना बहुत ही आवश्यक है। Advance Hospital is a center of excellence in ACL surgeries and revision ACL surgeries. So do send your MRI reports on the below given number to rule out your revision ACL problems. Thank you very much.